इस गहरी चर्चा में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय पर हम गोता लगाने वाले हैं वो ऊपर से देखने में बहुत ही परिचित और रंग बिरंगा लगता है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं होली की, जिसे फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। लेकिन आज का नजरिया ना बिल्कुल अलग होने वाला है। जी। आज जो दस्तावेज और रिसर्च हमारे सामने हैं वे इस त्योहार के पीछे की उस आम कहानी को नहीं दोहराते जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, बल्कि ये हमें एक बिल्कुल नई, प्राचीन और ऐतिहासिक दिशा में ले जाते हैं। सही कहा। आज हम इस उत्सव को प्राचीन पाली साहित्य, धम्मपद की गाथाओं और कृषि इतिहास के नजरिए से टटोलने वाले हैं। और इस चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। बिल्कुल। आज मेज पर जो रिसर्च और दस्तावेज रखे हैं में ऐतिहासिक विश्लेषण और कुछ बौद्ध साहित्यों पर आधारित हैं। इन दस्तावेजों में कुछ बहुत ही अलग और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील दावे किए गए हैं, जो शायद प्रचलित कहानियों से बिल्कुल मेल ना खाएं। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी पक्ष, विचारधारा या कहानी का समर्थन करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही बात है। मकसद सिर्फ निष्पक्ष रूप से उन विचारों, तथ्यों और विश्लेषणों को सामने रखना है जो मूल स्रोतों में दर्ज हैं, ताकि इतिहास के पन्नों को एक नए चश्मे से देखा जा सके। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी ताकि इतिहास को खुले दिमाग से समझा जा सके। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जी। रिसर्च की शुरुआत बहुत ही दिलचस्प तरीके से होती है। दस्तावेज सीधे प्राचीन पाली साहित्य के धम्मपद की ओर इशारा करते हैं। विशेष रूप से धम्मपद की गाथा नंबर 26 और 27 का जिक्र किया गया है, जिसे अपमाद वग्ग कहा जाता है। हाँ, और यहीं से एक बहुत ही अलग कहानी की शुरुआत होती है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा अपमाद वग्ग के बारे में बताया जाए। जरूर। अगर पाली भाषा में अपमाद वग्ग का अर्थ समझें तो इसका सीधा सा मतलब है उन लोगों का वर्ग जो प्रमाद नहीं करते। अब इस पूरी चर्चा की नींव ही इस प्रमाद शब्द पर टिकी है। प्रमाद यानी? प्रमाद का मतलब होता है मदहोशी, नशा, लापरवाही या पूरी तरह से अपने होश खोकर कोई काम करना। जो दस्तावेज सामने हैं उनके अनुसार इन गाथाओं में श्रावस्ती शहर के एक 7 दिवसीय उत्सव का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। 7 दिनों का उत्सव? हाँ, ये कोई साधारण उत्सव नहीं था, बल्कि इसे एक ऐसा हुड़दंग बताया गया है जहां लोग एक दूसरे पर धूल मिट्टी उड़ाते थे और इस प्रमाद यानी नशे या मदहोशी की अवस्था में पागलों जैसी हरकतें करते थे। 7 दिनों तक पूरा शहर एक बेकाबू उन्माद में डूबा रहता था। ये वर्णन सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी आधुनिक, बहुत ही उग्र वाइल्ड म्यूजिक फेस्टिवल या रेव पार्टी की बात हो रही हो, जहां लोग अपने होश आवाज खो बैठते हैं। बिल्कुल वैसा ही माहौल समझ लीजिए। और सबसे हैरान करने वाली बात जो सामने आती है वो ये है कि इस उत्सव के दौरान उस समय का माहौल इतना उग्र और अनियंत्रित हो जाता था कि भगवान बुद्ध को अपने भिक्षुओं के लिए एक विशेष निर्देश जारी करना पड़ा था। उन्होंने भिक्षुओं से कहा था कि वे इन 7 दिनों तक विहार यानी मॉनेस्ट्री के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकले। सिर्फ बुद्ध ने ही नहीं, बल्कि जो अच्छे उपासक थे, जो समाज के समझदार और शांत स्वभाव के लोग थे, उन्होंने भी भिक्षुओं से यही प्रार्थना की थी। अच्छा जी। उन्होंने कहा था कि भिक्षु बाहर के इस हुड़दंग और प्रमाद से खुद को दूर रखें। उन उपासकों ने जिम्मेदारी ली कि वे भिक्षुओं का भोजन विहार के अंदर ही पहुंचा देंगे, ताकि उन्हें उस धूल मिट्टी और मदमस्त भीड़ का सामना न करना पड़े। बिल्कुल सही। एक तरह से देखा जाए तो आज भी जो लोग भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बचते हैं वे त्योहारों पर घर में ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण में जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है, हाँ, वो ये है कि धम्मपद की इन प्राचीन गाथाओं में जहां इस 7 दिन के हुड़दंग और धूल उड़ाने वाले उत्सव का इतना बारीक और पूरा वर्णन है, वहां होली या होलिका शब्द का दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। और यही वो बिंदु है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर प्राचीन पाली साहित्य में होली शब्द नहीं है तो फिर ये शब्द और ये त्योहार इस रूप में आया कहां से? यही सवाल है। इसके जवाब में जो रिसर्च सामने आती है वो शब्दों की उत्पत्ति और भारत के गहरे कृषि इतिहास का बहुत ही शानदार विच्छेदन करती है। मुख्य रूप से 3 शब्दों पर जोर दिया गया है: होला, हेला और धुलेड़ी। यहाँ पर बात सबसे ज्यादा रोचक हो जाती है क्योंकि अक्सर त्योहारों को सिर्फ एक धार्मिक चश्मे से देखा जाता है, जबकि उनकी जड़ें सीधे जमीन और खेती से जुड़ी होती हैं। तो ये जो पहला शब्द है होला, इसके पीछे क्या परंपरा थी?
इन शब्दों की जड़ें पूरी तरह से भारत के कृषि प्रधान समाज में गहराई तक धसी हुई हैं। होला असल में एक कृषि उत्सव था, या कह सकते हैं कि एक तरह का एग्रीकल्चरल ऑडिट था। एग्रीकल्चरल ऑडिट मतलब फसल की जांच। जी, प्राचीन समय में और आज भी कई ग्रामीण इलाकों में जब चने की हरी फसल पकने के करीब आती है, तो उस हरे चने को डंठल सहित आग में भूनकर खाने की जो प्रक्रिया होती है, या उस भुने हुए दाने को ही होला कहा जाता है। चले का होला। हाँ, किसान छोटी छोटी आग जलाकर उसमें सिर्फ चने ही नहीं बल्कि जौ और गेहूं की कच्ची बालियों को भी भूनते थे। ये केवल स्वाद के लिए नहीं था, ये जांचने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था कि फसल की स्थिति कैसी है। मतलब मौसम की मार से दाना कितना पुष्ट हुआ है और आगे की कटाई की क्या योजना होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये पूरी तरह से एक सकारात्मक मेहनत का फल चखने और प्रकृति के साथ जुड़ने का शांत उत्सव था। लेकिन फिर ये हेला शब्द कहाँ से आ गया, जो कि सुनने में थोड़ा उग्र लगता है। हेला शब्द का जिक्र जब पाली साहित्य में आता है, तो इसका अर्थ उस होला खाने वाले शांतिपूर्ण उत्सव से बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जाता है। अच्छा। हेला उन मदमस्तों की टोली या उस बेगाम खेल को दर्शाता है जो उसी प्रमाद की अवस्था में खेला जाता था जिसका जिक्र बुद्ध ने किया था। यानी नशे और उन्माद की अवस्था। हाँ, ये वो समय था जब कुछ लोग बेकाबू होते थे और कई बार सड़कों पर अश्लील या उग्र हरकतें करते थे। एक तरफ समझदार किसान फसल की जांच कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग प्रमाद में हेला कर रहे हैं। और शायद इसी हेला या हुड़दंग से वो तीसरा शब्द जन्म लेता है, धुलेडी। दस्तावेज इस शब्द को बहुत ही तार्किक ढंग से तोड़कर समझाते हैं। बिल्कुल। ये शब्द धूली यानी धूल और लट्टू यानी मिट्टी के ढेले, इन दो शब्दों के मेल से बना है। लोग इस प्रमाद वाले खेल में एक दूसरे पर धूल और मिट्टी के ढेले फेंकते थे। जी। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह जानना बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इन प्राचीन वर्णनों में गुलाल, रासायनिक रंग या अबीर का कहीं कोई निशान तक नहीं है। सिर्फ खेतों की धूल और मिट्टी का जिक्र है। अगर हम इसको बड़े संदर्भ में देखें तो खेतीबाड़ी और धूल मिट्टी से अलग फाल्गुन पूर्णिमा के इस दिन का एक और बहुत बड़ा बल्कि कह सकते हैं कि एक विशाल ऐतिहासिक महत्व है, जो इतिहास की परतों में कहीं छुप गया है। बिल्कुल। एक ऐसा महत्व जो बहुत गहराई में है। इतिहास के उन पन्नों में जाएं तो दस्तावेजों में प्रथम बौद्ध संहिता यानी पहली धर्मसभा का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है, जो इसी समय के आसपास की घटना है। हाँ, और ये हिस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद बौद्ध संघ में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया था। सुबुद्ध नाम के एक भिक्षु ने खुले तौर पर विद्रोही विचार व्यक्त करने शुरू कर दिया। विद्रोही विचार? किस तरह के? उसका कहना था कि अब बुद्ध नहीं रहे तो हम आजाद हैं, अब हम अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं और कड़े नियमों के पालन की कोई जरूरत नहीं है। जाहिर है इस बात ने संघ में खलबली मचा दी। अनुशासन टूटने का डर था। जी। धम्म के मूल स्वरूप को बिखरने से बचाने के लिए उस समय के 500 सबसे विद्वान अरहतों ने पहली धर्मसभा बुलाने का फैसला किया। ये किसी भी विचारधारा या ज्ञान को बचाने की बहुत बड़ी ऐतिहासिक कोशिश थी। और दस्तावेज बताते हैं कि ये सभा सावन यानी श्रावण की पूर्णिमा को शुरू हुई थी। सही कहा। इसी सावन पूर्णिमा को रक्षा सुत्तन, या जिसे बाद में रक्षा बंधन कहा गया, उसके रूप में शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ किसी धागे से इंसान को नहीं बांधा जा रहा था, बल्कि इसका मूल उद्देश्य त्रिपिटक और धम्म के नियमों को एक साथ गूंथकर सुरक्षित करना था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। 500 भिक्षु बिना किसी आधुनिक तकनीक के सिर्फ अपने स्मृति और ध्यान के बल पर बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर रहे हैं। अद्भुत। ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं था। नियमों को संकलित करने, उन्हें कंठस्थ करने और एक सूत्र में बांधने का ये विशाल कार्य पूरे 7 महीने तक लगातार चला। पूरे 7 महीने? और ये ऐतिहासिक महायज्ञ ठीक 7 महीने बाद जाकर जिस दिन पूरा हुआ, वो दिन था फाल्गुन की पूर्णिमा। यानी ठीक वही दिन जिसे आज होली के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ। दस्तावेज बताते हैं कि फग्गु या फाल्गुन का जो मूल पाली अर्थ है, वो रंग या हुड़दंग से नहीं, बल्कि व्रत रखने, बहुत कम भोजन करने और गहरी साधना में जाने से जुड़ा है। मतलब ये एक बहुत ही पवित्र और संयम वाला दिन था। बिल्कुल। उन 500 भिक्षुओं ने 7 महीने तक कड़ी साधना और भारी संयम के साथ इस ज्ञान को संकलित किया था।
इसलिए फाल्गुन पूर्णिमा का दिन असल में धम्म के पूरी तरह से सुरक्षित होने और ज्ञान के संकलन के पूरे होने का एक बेहद पवित्र दिन है। ये तो एक बहुत ही सकारात्मक और ऐतिहासिक उपलब्धि का दिन हुआ। और ऐसा भी नहीं है कि ये इतिहास पूरी तरह से मिट गया है। हाँ, आज भी कुछ जगहों पर इस दिन की असल अहमियत को सहेज कर रखा गया है, जैसे कि बेंगलोर के महाबोधि विहार का उदाहरण सामने आता है। सही कहा आपने। वहां आज भी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन को हुड़दंग के बजाय धम्मपद उत्सव या त्रिपिटक के पूरे होने की खुशी के रूप में बहुत ही सम्मान, शांति और ध्यान के साथ मनाया जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, इस शांतिपूर्ण इतिहास के बाद दस्तावेजों में जो अगला विश्लेषण दिया गया है वो इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही गहरा, संवेदनशील और विवादास्पद दावा सामने रखता है। यहाँ एक बार फिर ये याद रखना जरूरी है कि ये केवल उन विशिष्ट ऐतिहासिक स्रोतों का नजरिया है। इसे सिर्फ एक अलग परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए देखा जाना चाहिए। हाँ, ये वो हिस्सा है जहाँ बताया गया है कि कैसे समय के साथ कुछ बहुत ही पवित्र प्रतीकों को विकृत किया गया। इसमें दिवाली और गोवर्धन पूजा से जुड़े घटनाक्रम का एक बहुत ही अलग दावा पेश किया गया है। विश्लेषण ये है कि दिवाली, जिसे प्राचीन काल में गोधन दिवस, फिर गोधन और बाद में गोवर्धन कहा जाने लगा, उस दिन एक विशेष परंपरा शुरू हुई। ऐसा दावा किया गया है कि इस दिन गाय के गोबर से धम्मचक्र, जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र प्रतीक है, और कुछ अन्य आकृतियां बनाई जाने लगीं। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इन गोबर की आकृतियों को बनाकर तुरंत नष्ट नहीं किया जाता था। दस्तावेजों के मुताबिक इन्हें पूरे 7 महीने तक रखा जाता है। जी। और फिर जब ठीक फाल्गुन पूर्णिमा का दिन आता है, वही दिन जब 7 महीने की साधना के बाद धम्म को सुरक्षित किया गया था, तो इन धम्मचक्र की आकृतियों को होली की आग में फेंककर जला दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया का जो ऐतिहासिक विश्लेषण दस्तावेज करते हैं वो ये है कि धम्मचक्र जैसे पवित्र प्रतीक को गोबर से बनाना और फिर उसे आग में जलाने की ये परंपरा असल में प्राचीन धम्म को खत्म करने, उसका मजाक उड़ाने या वैचारिक हार को एक उत्सव के रूप में स्थापित करने की एक प्रतीकात्मक विकृति थी। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। समय के साथ पीढ़ियां इसके पीछे का असली वैचारिक संघर्ष भूल गईं और ये सिर्फ एक त्योहार का हिस्सा बन गया। ये दावा निश्चित रूप से बहुत भारी है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सदियों के सफर में एक विचारधारा के प्रतीक को दूसरी विचारधारा द्वारा पूरी तरह से बदल दिया जाता है। लेकिन अगर ये सब ज्ञान के संरक्षण और वैचारिक टकरावों से जुड़ा है तो एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या? फिर होलिका और हिरण्यकश्यपु की वो मशहूर कहानी कहाँ से आई? वो आग में ना जलने वाला वरदान, प्रहलाद की भक्ति, वो सब क्या है? इस बहुत ही वाजिब सवाल का जवाब ये दस्तावेज भाषा विज्ञान और पाली साहित्य के गहरे अध्ययन के जरिए देते हैं। उनका तर्क है कि हिरण्यकशिपु, जिसे पाली भाषा में हिरण्यकश्यप कहा जाता है, और होलिका, ये दोनों ही मूल रूप से कोई पौराणिक पात्र नहीं बल्कि पाली भाषा के ऐतिहासिक नाम है। पाली भाषा के नाम? इस बात को थोड़ा और गहराई से समझना होगा। देखिए, अगर प्राचीन बौद्ध साहित्यों और शिलालेखों को देखें तो पाली भाषा में महिलाओं के नाम अक्सर आ की मात्रा पर खत्म होते हैं। जैसे कुछ बहुत ही प्रसिद्ध नाम मिलते हैं, विशाखा, महामाया, पटाचारा, धम्मदिन्ना आदि। व्याकरण और भाषा विज्ञान की इसी तर्ज पर देखा जाए तो होलिका भी पूरी तरह से एक पाली नाम है। तो फिर उस कहानी का क्या, जिसमें होलिका आग में बैठती और जलती नहीं है? दस्तावेज इस कहानी को किस नजरिए से देखते हैं? दस्तावेजों का नजरिया यहाँ पूरी तरह से यथार्थवादी और ऐतिहासिक है। उनके अनुसार होलिका कोई राक्षसी या जादुई शक्तियों वाली महिला नहीं थी, बल्कि भारत की ही एक बहुत बहादुर मूल निवासी महिला थी। अच्छा। किसी बड़े ऐतिहासिक संघर्ष या वैचारिक टकराव के दौरान उसे बेरहमी से जलाकर मार दिया गया था। जो प्रचलित कहानी है कि होलिका आग में जलती नहीं थी, दस्तावेज उस पर सीधा तार्किक सवाल उठाते हैं। क्या सवाल? उनका तर्क है कि आग प्राकृतिक है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो सबका समान रूप से दहन करती है। इसलिए आग में ना जलने वाली बात को वे सिर्फ एक मिथक मानते हैं, जिसे शायद एक भयानक ऐतिहासिक हत्या को जायज ठहराने या उसे एक चमत्कारिक कहानी में बदलने के लिए गढ़ा गया था। ये नजरिया किसी भी इंसान को विचलित कर सकता है। और इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जो लठमार होली खेली जाती है और चेहरों पर जो रंग या अबीर मला जाता है, उसको लेकर भी एक बहुत ही अलग सामाजिक और ऐतिहासिक तर्क सामने रखा गया है। बिल्कुल। दस्तावेज बताते हैं कि अबीर शब्द का अर्थ है बिना वीरता के या कायरता।
लठमार होली में महिलाओं द्वारा पुरुषों पर लाठियां बरसाना और चेहरों पर अबीर मलना सिर्फ एक खेल नहीं था। असल में ये होलिका जैसी बहादुर महिला के साथ हुए अन्याय के प्रति एक ऐतिहासिक विरोध था। जी। ये उस कायरतापूर्ण कृत्य की याद दिलाने का तरीका था कि एक महिला को आग में जलाना कोई वीरता नहीं बल्कि अबीर यानी कायरता थी। ये इतिहास को देखने का एक पूरी तरह से सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण है, और इसी सामाजिक दृष्टिकोण से यहाँ सबसे दिलचस्प और सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन काल में जिस प्रमाद या अनियंत्रित हुड़दंग को समाज और महिलाओं के लिए खतरा माना जाता था, हजारों साल बाद आज भी वो चिंता खत्म नहीं हुई है। बहुत सही कहा आपने। दस्तावेज इस बात पे जोर देते हैं कि आज की आधुनिक होली में भी नशा, हुड़दंग, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की दुखद घटनाएं, खतरनाक रासायनिक रंगों से होने वाला पर्यावरण प्रदूषण और दुर्घटनाओं के कारण होने वाली स्वास्थ्य और धन की हानि एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। यानी प्राचीन काल का वो प्रमाद आज भी समाज का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। और शायद इसीलिए दस्तावेज भगवान बुद्ध के उस प्राचीन संदेश को आज के आधुनिक संदर्भ में और भी ज्यादा प्रासंगिक मानते हैं। बुद्ध का मार्ग यही सिखाता है कि जो समझदार और जागरूक लोग हैं वे प्रमाद यानी इस तरह की मदहोशी, नशे और लापरवाही से खुद को दूर रखते हैं। जी, बुद्ध के दर्शन के अनुसार असली उत्सव सड़कों पर उतरकर होश खोने या हुड़दंग करने में नहीं है। दस्तावेज बताते हैं कि एक सच्चा और सार्थक उत्सव तो ये है कि इंसान अपने घर पर शांति से रहे, स्वाध्याय यानी पढ़ाई करे, अपने शरीर और ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाए। और अगर उत्सव मनाना ही है तो उस प्राचीन और शुद्ध कृषि परंपरा की ओर लौटे, भुने हुए चने यानी होला खाकर प्रकृति के साथ, अपनी मिट्टी के साथ शांति से जुड़े। प्रकृति के साथ जुड़ने और शांति से उत्सव मनाने की बात पर दस्तावेजों में थाईलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उदाहरण दिया गया है। हाँ, सोंगक्रैन का। बिल्कुल। वहां भी अगले महीने यानी अप्रैल में सोंगक्रान नाम का एक बहुत बड़ा पानी का उत्सव होता है, लेकिन वहां सड़कों पर कीचड़ या रासायनिक रंगों का कोई हुड़दंग नहीं होता। सही कहा। इसके बजाय वहां एक बहुत ही शांत परंपरा है जहां लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को बहुत ही सम्मान और श्रद्धा के साथ साफ करते हैं, उन्हें सुगंधित जल से धोते हैं और एक दूसरे के हाथों पर बहुत ही आदरपूर्वक पानी डालते हैं। यह तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। एक ही समय के आसपास, एक ही तरह के मौसम में होने वाले उत्सव अलग अलग संस्कृतियों और ऐतिहासिक मोड़ों के कारण कितना अलग रूप ले लेते हैं। बिल्कुल। एक तरफ जहां प्रमाद, नशा और हुड़दंग परंपरा पर हावी हो गया, वहीं दूसरी तरफ शांति, सम्मान और चेतना को उत्सव का रूप दे दिया गया। अगर आज की इस पूरी विस्तृत और गहरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो हमने एक बहुत ही लंबा सफ़र तय किया है। हमने देखा कि कैसे खेतों में होला भूनकर खाने का एक सीधा साधा कृषि उत्सव, प्रथम बौद्ध संगीति में धम्म के संरक्षण के ऐतिहासिक 7 महीनों के अथक संघर्ष और पाली साहित्य की अपमाद वग्ग की गाथाओं के साथ आपस में उलझ गया है। जी। इन दस्तावेजों ने आज हमें इस परिचित से त्योहार के पीछे का एक बिल्कुल ही अलग, ऐतिहासिक रूप से जटिल और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया दिया है। और सच कहूं तो ज्ञान हासिल करने का या इतिहास को पढ़ने का असली मूल्य भी यही है। सुनी सुनाई बातों को सिर्फ दोहराने के बजाय हर स्थापित चीज के पीछे के क्यों को तलाशना। इतिहास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। जब हम अलग अलग नजरियों, दस्तावेजों और तर्कों की कसौटी पर इतिहास को परखते हैं, तभी हमें समाज, हमारी परंपराओं और खुद मानव स्वभाव की एक सच्ची और गहरी समझ मिल पाती है। बिल्कुल 100% की बात कही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जो लोग आज की इस चर्चा को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो इन दस्तावेजों से ही प्रेरित है। बताइए। इस पर गौर कीजिएगा। स्मृति बनाम मिथक यानी मेमोरी वर्सेस मिथ। मानव विज्ञान कहता है कि इंसानी दिमाग रूखे और सीधे ऐतिहासिक तथ्यों के बजाय जादुई और नाटकीय कहानियों को ज्यादा आसानी से याद रखता है। ये तो है। अगर सदियों के सफर में 500 विद्वानों द्वारा 7 महीने तक बैठकर ग्रंथों को संकलित करने का एक महान लेकिन सीधा साधा ऐतिहासिक तथ्य समय के साथ आग में न जलने वाले जादुई वरदान और रंगों के हुड़दंग में बदल सकता है, तो जरा सोचिए। जी। हमारे आज के जीवन में ऐसी कितनी सामान्य सच्चाइयां या परंपराएं होंगी जिन्हें हम अटल इतिहास मानकर जी रहे हैं, लेकिन जो असल में सिर्फ बहुत ही खूबसूरती से गढ़े गए मिथक है।
क्या हमारा दिमाग सच्चाई से ज्यादा ड्रामे का आदी हो चुका है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस लंबी और गहरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।